अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स। हम देखेंगे कि प्लाज्मा फिजिक्स हमारी ज़िंदगी में, हमारे इर्द-गिर्द रिसर्च जो आपकी एप्लीकेशन है, इंडस्ट्री के अंदर कहाँ-कहाँ इसका इस्तेमाल है। तो डिटेल में देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स हमारा टॉपिक है। अब हम जानते हैं प्लाज्मा बुनियादी तौर पे 2 पैरामीटर्स के साथ कैरेक्टराइज़ या समझा जाता है। एक n यानी चार्ज डेंसिटी पे कि तादाद कितनी है भई। देन आपके पास kT यानी थर्मल एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन्स की है, आयन्स की है, उस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। अब जैसे मैंने कहा कि इन दोनों पैरामीटर की रेंज बहुत वसी है। जैसे n चार्ज डेंसिटी के 18 ऑर्डर्स का मैग्नीट्यूड है, यानी 1 से लेकर 10 रेज़ पर 18 पार्टिकल मुमकिन है पर सेंटीमीटर क्यूब। और जबकि kT की रेंज 7 ऑर्डर पे होती है, 0.1 से 10 रेज़ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉसिबल है। तो इतनी डाइवर्स नेचर होने की वजह से बहुत मुख्तलिफ फील्ड के अंदर इसका इस्तेमाल आ जाता है, जिसमें सबसे मशहूर है कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, फिर सरफेस ट्रीटमेंट के लिए, बायोमेडिकल एप्लीकेशंस में, लाइटनिंग, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस प्रोपल्शन, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, स्पेस फिजिक्स, सॉलिड स्टेट प्लाज्मा, गैस लेजर, इन सब के अंदर प्लाज्मा फिजिक्स का इस्तेमाल है। तो समरी में देखते हैं बारी-बारी के क्या-क्या किरदार है। सबसे मशहूर है कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। अब हम सब जानते हैं कि जो फ्यूजन है बुनियादी तौर पे सन और सूरज के अंदर एक एनर्जी का सोर्स है और ये एनर्जी सबसे बेस्ट पोटेंशियल सोर्स माना जाता है ह्यूमन काइंड के लिए कि अनलिमिटेड है। तो बहुत एक जो इसका चैलेंज है वो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है इसको, यानी आपने कैरी कर जैसे करना है। तो सूटेबल रिएक्शन जो बेस्ट यूटिलाइजेशन इस एनर्जी का है वो क्या, जिसमें ड्यूटेरियम ट्रिटियम के साथ मिक्स होता है, मर्ज करता है, हीलियम बनता है, न्यूट्रॉन आता है, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है एनर्जी। तो अगर हम पर न्यूक्लियन के लिहाज से देखें तो फिशन के लिहाज से ये 6 गुना ज्यादा एनर्जी बनती है। तो लॉसन का जो क्राइटेरिया था उसने कहा कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है ये आपके पास किस पे है, क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्यूजन रिएक्शन पे। आपके जितना हाई इंसिडेंट एनर्जेटिक पार्टिकल होगा, जाहिर है वो उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा जो 10 रेज़ पर के है, तो उतनी ज्यादा उसका फ्यूज होने का, क्रॉस सेक्शन होने का ज्यादा चांस होगा। अब ये इतना ज्यादा टेम्परेचर है जो सूरज की कोर या आपके पास है और हम इसे जमीन पे इतनी आसानी से कन्फाइन नहीं कर सकते। तो ये वो प्रॉब्लम था जो साइंटिस्ट ने अभी तक यानी येट रिजॉल्व नहीं है। तो जो फ्यूजन पावर है हम अभी तक उसे कमर्शियली इस्तेमाल नहीं करने के काबिल हुए। अच्छा, अब इसके सिलसिले में फिर इसी ये जो प्रॉब्लम था इसी ने बुनियादी तौर पे प्लाज्मा फिजिक्स की एक तरह से बुनियाद डाली। क्यों? क्योंकि आपने जो प्रॉब्लम हीटिंग का है और कंटेन करने का प्लाज्मा को एक रैपिड ग्रोथ में, ये 90s 50s के अंदर यानी ये शुरू हुआ मामला। तो बहुत सारी स्कीम्स आई ताकि आप फ्यूजन एनर्जी को जमीन पे कन्फाइन कर सकें। उस तो उसमें दो मेन कैटेगरीज थी, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फ्यूजन और इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन, एमएसएफ और आईएसएफ के नाम से हम जानते हैं। अब मैंने इसमें डिटेल में नहीं गया। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फ्यूजन में आपके पास 3 फर्दर कैटेगरीज हो जाती हैं। इसमें प्लाज्मा को कन्फाइन किया जाता है एक नेस्टेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर, यानी एक आप उसका जाल सा बना देते हैं। तो जो आपके पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे मैंने कहा उसमें से एक ओपन सिस्टम है, जिसे आप मैग्नेटिक मिरर के तौर पे देखते हैं। ये वाली आपके पास यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उन्होंने कन्फाइन किया हुआ है प्लाज्मा को उसके अंदर। फिर क्लोज सिस्टम है जिसकी बेस्ट एग्जांपल टोकामाक है। ये जैसे आप देख सकते हैं कि क्लोज सिस्टम आपको दिखाया जा रहा है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपको ये जाती दिख रही है, प्लाज्मा की जो एक्सियल करंट आपको दिख रहा है इसके अंदर। फिर थीटा पिंच डिवाइसेस हैं, जैसे ये आपके पास है प्लाज्मा करंट है और आपके पास इसमें जो दोनों एजीम्यूथल फील्ड हो ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। उस तरीके से ये बुनियादी तौर, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे इसके। फिर थर्ड वन है इनर्शियल कन्फाइनमेंट, जिसे हम आईसीएफ बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हाई पावर लेजर या कुछ केसेस में बीम पार्टिकल को हम यूज करते हैं कि आप जो प्लाज्मा के फ्यूल के पैलेट है उसे कंप्रेस कर सकें ताकि हाई डेंसिटी और टेम्परेचर पे। और ये सारा कुछ किसमें होता है, नैनो सेकंड्स के अंदर। जैसे ये देखें आपके पास लेजर बीम है, ये पैलेट है, ये इसे कंप्रेस कर रही है, ठीक है, और ये आपके पास कंप्रेस्ड कोर है, इस तक ले जाने की कोशिश कर रही है। तो ये चीज आपके पास इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन कहलाती है। तो ये एक ओवरऑल सा रिव्यू था। फिर आपके पास स्पेस फिजिक्स। अब आपके पास प्लाज्मा फिजिक्स बुनियादी तौर पे जो अर्थ की इन्वायरमेंट है स्पेस में उसमें इस्तेमाल होती है।
जो कंटीन्यूअस स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं जिसमें सोलर विंड्स आ जाती है, वो हमारी ज़मीन की मैग्नेटोस्फीयर से हिट करती है, जो हमें बचाती है रेडिएशन से और इसको सारे को यानी जो ज़मीन तक उस सोलर विंड को पहुँचने से रोकती है और इस सारे प्रोसेस को जो उसको डिस्टॉर्ट करती है, ये सारा हम स्पेस फिज़िक्स के अंदर प्लाज़्मा का किरदार देखते हैं। फिर आपके पास जो मॉडर्न सॉरी ये मॉडर्न था। तो मॉडर्न आपके पास एस्ट्रोफिज़िक्स है। अब क्या है कि आप इसमें देखेंगे कि आपके पास स्टेलर इंटीरियर जो है और जो एटमॉस्फेयर है वो इतनी हॉट गर्म है कि वो प्लाज्मा स्टेट में है। सूरज का जो कोर टेम्परेचर है उसका 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके यानी आप मान सकते हैं। फिर जो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन इस टेम्परेचर पे होते हैं वो ज़ाहिर है सन से रेडिएशन आती है। बहुत सारी प्लाज्मा थ्योरी एक्सप्लेन करती हैं जो कॉस्मिक रेज़ आती हैं। इसके अलावा जो स्टार्स हैं गैलेक्सी में वो चार्ज तो नहीं है मगर वो बिहेव करते हैं पार्टिकल इन अ प्लाज्मा के तौर पे और प्लाज्मा की जो काइनेटिक थ्योरी है वो प्रेडिक्ट करती है डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज के बारे में। इसकी एक सबसे मिसाल है रेडियो एस्ट्रोनॉमी ने बहुत सारे अनकवर्ड जो न्यूमोरियस सोर्स है रेडिएशन के वो निकाले जहाँ जो जिनका ओरिजिन प्लाज्मा है। जैसे आप क्रैब नेबुला देखिए जिसकी आप ये तस्वीर देख रहे हैं ये रिच सोर्स है प्लाज्मा का। क्यों? क्योंकि ये इसमें एक सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें आपको विजुअल पल्सर नज़र आते हैं। जो करंट थ्योरी है पल्सर पिक्चर की वो रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार के तौर पे आती है। प्लाज्मा मीटिंग सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन सरफेस से निकल रही होती हैं। तो ये सारा कुछ हम देखते हैं एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर जहाँ पे प्लाज्मा का किरदार आ जाता है। फिर बहुत अहम मैग्नेटो हाइड्रोजनेटर। अब ये एक ऐसी तरह का जनरेटर है जो थिक आपके पास डेंस प्लाज्मा की काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब वो जाहिर सी बात है ये जो थिक डेंस प्लाज्मा है इसको हम किस में से गुजारेंगे मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारेंगे। प्रिंसिपल देख लेते हैं, इसे हम शॉर्ट टर्म में एमएचडी बोलते हैं। ये क्या करता है कि जो डेंस प्लाज्मा होता है उसको लेके गुजारता है किसमें से मैग्नेटिक फील्ड में से। अब लॉरेंस फोर्स लगती है, लॉरेंस फोर्स लगने के नाते इलेक्ट्रॉन एक तरफ मूव कर देंगे, जो आयंस है वो दूसरी तरफ मूव कर देंगे। वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा यानी एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल बन गया। तो इलेक्ट्रिक करंट चल सकता है इन इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल के क्रॉस में क्योंकि एक हाई एक लो है। तो इसमें आपके पास यानी आपकी हीट लॉस भी नहीं होगा, ज्यादा आपके पास फायदा है इसमें। फिर प्लाज्मा प्रोपल्शन रॉकेट प्रोपल्शन का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल में शुमार होता है। तो प्लाज्मा प्रोपल्शन में क्या है कि जो रॉकेट इंजन होते हैं वो एक उल्टा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्लाज्मा काइनेटिक एनर्जी में लेके जाना है यानी एमएचडी का रिवर्स प्रोसेस कह लो आप एक तरह से। वो क्या है जनाब आप बेसिक प्रिंसिपल अगर हम समझे इसका कि प्लाज्मा का जो रॉकेट है उसमें आप क्या करते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हो परपेंडिकुलर। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड है प्लाज्मा के क्रॉस में। जो रिजल्टिंग करंट डेंसिटी होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब जे क्रॉस बी जब आप जैसे देख रहे हैं ये जे क्रॉस बी तो वो पर यूनिट वॉल्यूम देखेंगे तो वो प्लाज्मा एक्सेलरेट करेगा यानी रॉकेट से बाहर की जानिब। तो ये जो आपके पास रिएक्शन फोर्स होगी जो कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम उसके आएगी यानी तो क्योंकि फोर्स लगी है तो वो रॉकेट को एक्सेलरेट करेगी किस फील्ड में अपोजिट टू द प्लाज्मा फील्ड। ये न्यूटन का थर्ड लॉ का कांसेप्ट है। तो जो इजेक्टेड प्लाज्मा होगा वो हमेशा न्यूट्रल होगा ठीक है क्योंकि रॉकेट अदरवाइज क्या होगा चार्ज होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो रॉकेट तो लार्ज पोटेंशियल पे चला जाएगा ऐसा नहीं इसलिए हम नहीं चाहते कि तो इजेक्टेड प्लाज्मा हमेशा क्या होगा न्यूट्रल होगा। फिर क्या जनाब के एक बहुत अहम कैरेक्टरिस्टिक है प्लाज्मा प्रोपल्शन की कि ये आपके पास जो थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है ये छोटा होता है मगर बड़े लंबे अरसे के लिए प्रोड्यूस कर सकता है। जबकि जो केमिकल प्रोपल्शन होता है जैसे फ्यूल आप बर्न करते हैं वो बहुत आपके पास इतना नहीं होता फ्यूल तो बर्न करता जाता है। तो जो फोर्स है रॉकेट प्लाज्मा रॉकेट्स के वो आपके पास इतनी नहीं होती कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ओवरकम आ सके। तो हमें केमिकल रॉकेट्स भी साथ में यूज करने पड़ते हैं फर्स्ट स्टेज के लिए ताकि वो ग्रेविटी से क्या निकाल सके उसे बाहर निकाल सके। मगर जो प्लाज्मा रॉकेट के इंजन हैं जब आप इंटरप्लैनेटरी या इंटरस्टेलर स्पेस ट्रैवल कर रहे होते हैं वहां पे ये काफी फायदेमंद आते हैं। अब आपके पास सॉलिड स्टेट प्लाज्मा की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होल्स है सेमीकंडक्टर में वो प्लाज्मा बनाते हैं। उसमें उसी तरह से ऑसिलेशन आएंगी इंस्टेबिलिटी आएगी जैसे गैसेस प्लाज्मा में होती है। आप इसमें एक एग्जांपल देख सकते हैं इंडियन एंटीमनी की जिसमें आप इस फिनोमेना को देख सकते हैं। फिर कुछ सर्टेन लिक्विड्स हैं जिसमें सोल्यूशन ऑफ सोडियम इन अमोनिया है वो भी प्लाज्मा की तरह बिहेव करता है। फिर सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग की अगर हम इचिंग हमने पढ़ा पीछे इसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर वो क्या है कि आप 4 से 8 इंच का जो डायामीटर है सिलिकॉन वेफर का उससे 100 चिप्स बना सकते हैं।
अब ये जो एलिमेंट आपने बनाना है ये 0.25 माइक्रोमीटर में आएगा। तो ये रेज़ोल्यूशन सिर्फ़ पॉसिबल है किसकी मदद से? प्लाज़्मा की मदद से, कि प्लाज़्मा हमें हेल्प करता है कि जो आपकी एटॉमिक स्पेसिस है फ्लोरीन, क्लोरीन वो प्रोड्यूस करती हैं प्लाज़्मा से जो आप क यानी इचिंग में इस्तेमाल करते हैं। सबस्ट्रेट आप प्लाज़्मा को इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं, ठीक है? इसी तरीके से प्लाज़्मा हेल्प करता है इचिंग की यानी उसमें से फालतू रिमूव करने वाला जो मटीरियल होता है चिप में से उसको, तो वो सारी हाईली डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, तो ये सारा इस्तेमाल हो रहा होता है। गैस लेज़र की बात करें तो तमाम लेज़र्स के अंदर प्लाज़्मा इस्तेमाल होता है, तो हमने एक पंप का यानी मेथड इस्तेमाल किया हुआ है जिसमें गैस लेज़र में कि आप इन्वर्ट करते हैं पॉपुलेशन को स्टेट पे जो जिससे लाइट एम्प्लीफिकेशन को आप यूज़ कर सको गैस डिस्चार्ज में, यानी पॉपुलेशन इन्वर्जन का कांसेप्ट जो आप आता है। तो आप ये कर सकते हैं जब लो प्रेशर ग्लो डिस्चार्ज होता है डीसी लेज़र या हाई प्रेशर स्पार्क होता है पल्स लेज़र पे। ठीक है, हीलियम नियॉन लेज़र कॉमनली यूज़ होती है सर्वे और अलाइनमेंट के लिए, पावरफुल CO2 लेज़र इस्तेमाल होती है कटिंग टूल के लिए, फिर आपके पास एचसीएन लेज़र इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ यानी इंफ्रारेड इनएक्सेसिबल रीजन्स तक आप उसे स्टडी करने के लिए। फिर प्लाज़्मा सरफेस ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट आपके पास सेफ है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। अब इसमें करते क्या है कि आप वाइडली यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में गैस प्लाज़्मा ट्रीटमेंट ताकि आप ऑर्गेनिक सरफेस पे जो कंटेमिनेशन है उसे रिमूव किया जा सके। अब आप करते हैं कि जो एक्टिव स्पीसी ऑक्सीजन कंबाइन के साथ यूवी एनर्जी स्टे होता है वो क्रिएट करता है केमिकल रिएक्शन सरफेस पे जो कंटामिनेंट के साथ है और रिजल्ट में आप क्या करते हो कि उसको रिमूव कर देते हैं यानी रिएक्शन चैम्बर से। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं सर्किट बोर्ड्स के ऊपर, फिर आप ऑर्गेनिक कंटामिनेशन है ग्लास स्लाइड्स के ऊपर, फ्लैट पैनल्स पे, मेडिकल डिवाइसेस पे और इस तरीके से वेरियस मेटल और सिरेमिक्स को आप साफ कर सकते हैं। प्लाज्मा पेंसिल है, इसे हम प्लाज्मा प्लम भी बोलते हैं, ये मेडिकल के अंदर इस्तेमाल होती है, लो प्रेशर प्लाज्मा होता है। आम तौर पे इसमें क्या होता है कि कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ पे आपने वाउंड्स को हील करना हो, बैक्टीरिया को किल करना हो, आपने जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स को सरफेस को मॉडिफाई करना हो, तो ये आम तौर पे कोल्ड प्लाज्मा क्रिएट करता है, बैक्टीरिया को स्किन डैमेज किए वगैरह किल कर देते हैं। प्लाज्मा लाइटनिंग की बात करें तो इंसान ने अब तक जो यानी बनाया है प्लाज्मा वो लैंप कह लें जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक है प्लाज्मा बेस्ड लाइट सोर्स और दूसरा फ्लोरेसेंट लैंप हाई इंटेंसिटी आर्क। तो आपके पास जो फ्लोरेसेंट लैंप है वो घरों में, इंडस्ट्री में, कमर्शियल सेटिंग्स में यूज़ होते हैं। जो हाई इंटेंसिटी सोर्सेज़ हैं वो इंडस्ट्रियल कमर्शियल सेटिंग्स में यूज़ होते हैं। आउटडोर सिक्योरिटी लाइटिंग नियर होम्स और पब्लिक एरिया यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो ये मुख्तलिफ तरह की आपके पास एप्लीकेशन थी जिससे एक वाज़ह या सिर्फ मतलब सिर्फ समझाने का यही था कि काफ़ी अहमियत का हामिल ये हमारे पास सब्जेक्ट है कि हर जगह पे आप देख सकते हैं कहीं न कहीं इसका किरदार मौजूद है। तो ये ना हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।